हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल RS टू ट्रिक चैनल पर। आज हम 1500 प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं वन लाइनर के रूप में, जो कक्षा 10 के राजस्थान का इतिहास से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको, तथा जो कक्षा 10 की बुक से विभिन्न एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं साथ में उनको भी लिखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। यह शब्द उन्होंने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के विभिन्न राजपूत राज्यों के लिए किया था। प्रश्न नंबर 2, रायथन या राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले कब और किसने किया था? तो राजस्थान को रायथन अथवा राजस्थान के नाम से संबोधित करने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। उन्होंने इस शब्द को प्रयोग सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में किया था। यानी कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में, और रायथन या राजस्थान शब्द का अगर प्रयोग पूछे तो कर्नल जेम्स टोड, और सन पूछे तो 1829 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति पर लिखी गई इस पुस्तक के एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड हैं। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के राजपूत राज्यों और उनकी परंपराओं, शौर्य गाथाओं के इतिहास का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 4, मरु या मरुवार का क्या अर्थ है? मरु अथवा मरुवार शब्द का प्रयोग जोधपुर क्षेत्र के लिए किया जाता है। यह क्षेत्र थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जहां जलवायु अत्यंत शुष्क रहती है। प्रश्न नंबर 5, मारवाड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा जोधपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें मारवाड़ कहा जाता है। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भूभाग है जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6, बीकानेर व नागौर का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर होगा बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को जांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी शुष्क जलवायु और रेगिस्तानी भूभाग के कारण ऐतिहासिक रूप में प्रसिद्ध रहा है। प्रश्न नंबर 7, मत्स्य प्रदेश का उल्लेख महाभारत में राजस्थान के एक भाग को मत्स्य प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है। यह क्षेत्र वर्तमान में जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में विस्तृत है। यानी कि मत्स्य प्रदेश का जो विस्तार है वह जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में है। प्रश्न नंबर 8, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान में अलवर जिले के पास स्थित है। प्रश्न नंबर 9, प्रतापगढ़ के पास स्थित माई क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा माई नदी के निकट स्थित प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे काठल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, छप्पन का मैदान कहाँ है? तो उत्तर होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो स्थित क्षेत्र को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 56 गांवों का समूह है तथा इसका निर्माण माही नदी करती है। प्रश्न नंबर 11, उपरमाल क्षेत्र क्या है? तो बेसरोगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भूभाग जो है उसे उपरमाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, गिरवा प्रदेश क्या है? तो उत्तर होगा उत्तर उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र गिरवा नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 13, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर होगा जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा इस क्षेत्र को बागड़ या बागड़ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15, कोटा और बूंदी का प्राचीन नाम क्या था? तो कोटा और बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र अपने किलों और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्रश्न नंबर 16, शेखावाटी क्षेत्र क्या है? सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भव्य हवेलियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक खोज।
प्रश्न नंबर 17, जालोर से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जालोर से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज का श्रेय बी ओल्डविन को जाता है। इन उपकरणों से यहाँ स्पष्ट होता है कि राजस्थान में भी प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन मौजूद था। प्रश्न नंबर 18, छोटे पत्थरों के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये औजार आकार में छोटे हैं लेकिन अत्यंत उपयोगी होते हैं, जिन्हें तीर, भालों और अन्य हथियारों में जोड़ा जाता था। माइक्रोलिथिस मुख्य रूप से मध्य पाषाण युग की देन माना जाता है। अगर प्रश्न छोटे पत्थरों के औजार किससे बने होते थे तो उत्तर होगा माइक्रोलिथ से। प्रश्न नंबर 29, भारत में लौह युग की शुरुआत की प्रमुख सीमा रेखा को निर्धारित करने वाला स्थल है नौह, जो भरतपुर में पड़ता है। लौह गलाने की प्राचीन भटिया राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पाई गई हैं, जिनमें से प्रमुख है जोधपुरा, जो कोटपुतली बहरोड में पड़ता है, तथा सुनारी, जो नीमका थाना में पड़ता है। इन स्थलों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में लौह युग की सभ्यता काफी विकसित थी और यहाँ धातु विज्ञान का अच्छा ज्ञान था। प्रश्न नंबर 20, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का टाटा नगर रेटोक को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धातु उद्योग और लोहे गलाने की परंपरा काफी पुरानी थी। प्रश्न नंबर 21, कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थल थी जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा जो सभ्यता है यह हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बड़ा स्थल मानी जाती है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है यहाँ लंबे समय तक मानव सभ्यता का विकास हुआ है। कालीबंगा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राग हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन। कालीबंगा के से संबंधित जो मुख्य फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। बर्तनों का रंग, यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग जो था वह लाल था, यानी कालीबंगा से जितने बर्तन प्राप्त हुए हैं उनका रंग लाल था, जिससे पता चलता है कि उसमें मिट्टी के बर्तनों को पकाने की विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। जोते हुए खेतों के प्रमाण, कालीबंगा से विश्व की सबसे पुरानी जुताई के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि कृषि प्रणाली विकसित थी कालीबंगा में। दोहरी फसल के अवशेष, यहाँ से 2 प्रकार के फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं जो कृषि के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 4, लकड़ी की नालियाँ, यहाँ से लकड़ी की बनी जल निकासी नालियाँ मिली हैं जो प्राचीन जल प्रबंध प्रणाली को दर्शाती हैं। पॉइंट नंबर 5, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र हैं। इस खोज से यह संकेत मिलता है कि शायद यहाँ किसी प्रकार की चिकित्सीय क्रिया या धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 22, आड़ सभ्यता ताम्रकालीन संस्कृति का केंद्र है। आड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और इसे ऐड या बेड्स नदी के किनारे विकसित होने का कारण ऐड सभ्यता कहा जाता है। यानी कि आड़ सभ्यता जो राजस्थान के उदयपुर जिले में है और ये ऐड या बेड्स नदी के किनारे होने के कारण इसे आड़ सभ्यता कहा जाता है। आड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। 1953 में सर्वप्रथम आड़ का उत्खनन किया गया, जिससे यहाँ की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। आड़ का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी था। यहाँ के लोग मृतकों को गहनों या आभूषणों के साथ दफनाते थे, जिससे यह पता चलता है कि मृत्यु के बाद के जीवन में यहाँ के लोग विश्वास रखते थे। मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन भी आड़ से प्राप्त हुए हैं। आड़ और कालीबंगा दोनों ही ऐसे स्थल हैं जहाँ पक्की ईंटों का उपयोग नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 23, गिलुंड सभ्यता किस जिले में है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। यह बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। 1957-58 ईस्वी में गिलुंड का उत्खनन बी लाल के निर्देशन में हुआ था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार और मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यह सभ्यता भी ताम्रकालीन युग से जुड़ी हुई थी। प्रश्न नंबर 24,
राजस्थान में लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है और कोठारी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। यह सभ्यता लघु पाषाण युग का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। बागोर सभ्यता का उत्खनन का कार्य वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। यहाँ से छेद वाली सुई प्राप्त हुई है, जो यह दर्शाती है कि यहाँ के लोग कपड़ों की सिलाई के लिए उपकरणों का प्रयोग करते थे। जो राजस्थान की वह प्राचीन पुरातात्विक स्थल और सभ्यता। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर होगा बागोर भीलवाड़ा से। प्रश्न नंबर 26, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? उत्तर होगा नीमका थाना सीकर जिले में। प्रश्न नंबर 27, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर होगा कांतली नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 28, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो उत्तर होगा रतनचंद अग्रवाल ने। प्रश्न नंबर 29, अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध और उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता से। प्रश्न नंबर 30, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता को। भीनमाल सभ्यता कहाँ स्थित है? उत्तर होगा जालोर में। प्रश्न नंबर 32, भीनमाल सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया था? आर.सी. अग्रवाल ने। प्रश्न नंबर 33, रोमन एम्फोरा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उत्तर होगा भीनमाल से। प्रश्न नंबर 34, एक यूनानी सुराही कहाँ से मिली है? उत्तर होगा श्रीमाल से। प्रश्न नंबर 35, ईसवाल कहाँ स्थित है? उत्तर है उदयपुर में। प्रश्न नंबर 36, समर्थ लौह उद्योग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर होगा ईसवाल उदयपुर से। प्रश्न नंबर 37, विजय की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये तीनों डूंगरी कहाँ से मिली हैं? इनका संबंध किस जिले से है? तो उत्तर होगा बैराट जयपुर जिले से। प्रश्न नंबर 38, बैराट सभ्यता से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक। प्रश्न नंबर 39, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध किस पुरातात्विक स्थल से है? तो उत्तर होगा इनका संबंध बैराट सभ्यता से है। प्रश्न नंबर 40, एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर होगा बैराट सभ्यता से। प्रश्न नंबर 41, बालाथल स्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा उदयपुर में। प्रश्न नंबर 42, रंग महल कहाँ स्थित है? उत्तर होगा हनुमानगढ़ जिले में। प्रश्न नंबर 43, ओजियाना कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। ये ओजियाना का जो प्रश्न है ये बहुत से एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 44, नगरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ में। बरौर कहाँ स्थित है? गंगानगर में। प्रश्न नंबर 46, तिलवाड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बालोतरा में। प्रश्न नंबर 46, जोधपुरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा कोटपुतली बहरोड में। ये सभी सभ्यताओं के नाम हैं। सुनारी सभ्यता कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा नीमका थाना में, सीकर जिले में। प्रश्न नंबर 48, नोहो कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा नोहो भरतपुर में है, जो लोह सभ्यता के लिए विकसित था। प्रश्न नंबर 49, टोंक में कौन सी सभ्यता से जुड़े साक्ष्य मिले हैं? तो उत्तर होगा वैदिक सभ्यता से संबंधित टोंक में साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता का प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर होगा वैदिक सभ्यता। प्रश्न नंबर 51, 4 वेद कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 52, अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा और चक 64 से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो उत्तर होगा वैदिक सभ्यता के। प्रश्न नंबर 53, महाभारत के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कौरव पांडव राज्य के अधीन था? तो उत्तर होगा जांगल देश। प्रश्न नंबर 54, महाभारत के अनुसार राजस्थान का क्षेत्र कौरव पांडव राज्य का मित्र था?
कौन सा क्षेत्र कौरव पांडव राज्य का मित्र था? तो उत्तर होगा मत्स्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 56, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पर पूर्ण किया था? तो उत्तर होगा विराटनगर क्षेत्र मत्स्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 57, मानव के संपूर्ण इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जो है प्राग युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। प्राग युग में वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आदि युग में इस काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इनकी लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। और ऐतिहासिक युग, इस काल में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 58, मानव सभ्यता का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मानव सभ्यता का उदय प्राचीन नदी घाटियों में हुआ, जहाँ जल की उपलब्धता और उर्वर भूमि के कारण जीवन संभव था। प्रश्न नंबर 59, मानव सभ्यता के प्रारंभ काल को क्या कहा जाता है? तो इसे पाषाण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के औजार का उपयोग किया था। प्रश्न नंबर 60, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर है पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। भारत में प्राचीन पाषाण और औजार की खोज किसने की थी? तो 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार की खोज की थी। प्रश्न नंबर 62, झालावाड़ क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की थी? तो झालावाड़ से जो पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी वह सेटन कार ने की थी, पुरातात्विक सेटन कार ने की थी। आज के वीडियो में हम 62 प्रश्न ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में 62 से आगे प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।